श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा, कक्षा 8, विषय हिंदी, पाठ 4, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। इस पाठ के लेखक है शंकर दयाल शर्मा। आज हम पाठ 4 के बारे में अभ्यास करेंगे। आप इनके बारे में जानते होंगे, वे हमारे राष्ट्रपति थे। आज लेखक के नाते इनका परिचय प्राप्त करें। पाठ 4, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। इस पाठ के लेखक है शंकर दयाल शर्मा, जो हमारे राष्ट्रपति थे। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। शंकर दयाल शर्मा जन्म तिथि 19/8/1918, मृत्यु तिथि 26/12/1999, जन्म स्थान भोपाल मध्य प्रदेश। हमारे देश के राष्ट्रपति काल 1992 से 1997 तक। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक वक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आज राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्क्रिय प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मष्ठा के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य, समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता, सेवा। हाँ तो मित्रों, शंकर दयाल शर्मा हमारे 9वें राष्ट्रपति थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। उन्होंने इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और MA LLB की उपाधि प्राप्त की। राजनीतिक जीवन में वे विधायक, सांसद से राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद पर रहे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उन्होंने अनेक पुस्तक लिखी, जैसे कि देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय, हमारे चिंतन की मूलधारा इत्यादि। ये उसके लिखे गए पुस्तक है। अब हम कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अभ्यास करेंगे। आप इस चित्र में देख सकते हैं। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे। अब हम पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास करेंगे। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। ये लेखक कह रहे हैं। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे इन लोगों में से भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपने हथेली की लकीरों से बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय
निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री भाग्य के भरोसे बैठने वाले नहीं थे। उनके लिए कर्म करना ही ईश्वर की पूजा थी। कर्म के प्रति बिना किसी फल की आशा किए वे पूरी तरह समर्पित हो जाते थे। उन्हें गीता के निष्काम कर्मयोगी का रूप देखा जा सकता है। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म में सिद्धांत में निहित है। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि शास्त्री जी के जीवन दर्शन में तीन बातें मुख्य थी। उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उद्देश्य को पाने के लिए कर्मयोग का अनुसरण, तीसरा है कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण। शास्त्री जी का मानना था कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से कर्म करना जरूरी है। कर्म के प्रति मन में भक्ति होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जीवन दर्शन में क्या मिलता है, तो कि उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था होनी चाहिए। उद्देश्य को पाने के लिए कर्मयोग का अनुसरण करना होगा। कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण हो, तब आप जो भी चाहे वही पा सकते हैं। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। इनके ये युग केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ भी कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वही एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्धि राजनीतिक विरासत का संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही, और शास्त्री जी ने अपनी निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। तो शास्त्री जी कुछ कहते वही करते, वो जो कुछ भी करते वह राष्ट्र के लाभ के लिए करते। वे विशेष होकर भी सामान्य बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में धुली हुई थी। वे जीवन भर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भगवान दास के आदर्श पर चले। विनम्र ही पृथ्वी की वारिस बनेंगे, बाइबल की यही उक्ति उन पर बिल्कुल सही बैठती थी। वे स्वयं को कभी शासन न मानकर हमेशा जनता का सेवक मानते थे। शास्त्री जी एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की यह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो शास्त्री जो कुछ कहते हैं वही करते थे।
विनम्र ही पृथ्वी के वारिस बनेंगे, बाइबल की यह युक्ति उन पर बिल्कुल सही बैठती थी। वे स्वयं को कभी शासक न मानकर हमेशा जनता का सेवक मानते थे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूता द्वार के काम में अपने आपको लगाए। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्ष के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन के भाग में लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। तो शास्त्री जी सन 1930 में नमक का कानून तोड़ने के सिलसिले में जेल गए। सन 1942 तक कुल 7 बार जेल गए। लगभग 12 वर्ष से अधिक समय उन्होंने जेल में बिताए। शास्त्री जी 1926 में लोक सेवा मंडल के सदस्य बने और आजीवन रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। तो अब देख सकते हैं कि देश के सेवा में, जनता की सेवा में वो 7 बार जेल जा चुके थे। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ तक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूल पर विशेष जोर दिया। तो शास्त्री जी ने 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। सन 1936 में उन्हें किसान की अवदशा का अध्ययन करने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उसकी रिपोर्ट में जमींदारी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। वे 6 वर्ष तक इलाहाबाद नगरपालिका से जुड़ी रहे। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया, जिसमें वे विभिन्न समस्याओं से परिचित हुए। सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापक सभा के लिए चुने गए। यह उनके संसदीय कार्यों की शुरुआत हुई। इसके बाद वे 6 वर्ष तक वे इलाहाबाद के किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट से परिचित कराया। इनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्यों के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापक सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें
अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। तो आप देख सकते हैं कि देश की आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में ही मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। उन्होंने अनेक सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का परिणाम दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालय के कारण में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक था, तभी सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपनी मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश में उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्हें जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। क्योंकि देशની આઝાદી પછી ઉત્તર પ્રદેશ તથા કેન્દ્રમાં શાસ્ત્રીજી ભિન્ન ભિન્ન પદે રહ્યા। ઉત્તર પ્રદેશમાં તેમને ગૃહમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા। ત્યાર પછી પંડિત નેહરુની ઈચ્છાથી તેઓ કેન્દ્રમાં આવ્યા। કેન્દ્રમાં તેમણે રેલ અને પરિવહન, સંચાર, નાણાં, ઉદ્યોગ અને ગૃહ જેવા અગત્યના મંત્રાલયોનું મંત્રીપદ સંભાળ્યું। આ પદો પર રહીને શાસ્ત્રીજીએ પોતાના પ્રશાસકીય દક્ષતાનું જે પરિણામ આપ્યું તે આપણા દેશ માટે દ્રષ્ટારૂપ છે। પોતાના મંત્રાલયોના કાર્યોમાં તેમના દૃષ્ટિકોણ અત્યંત વ્યવહારિક તથા સર્વ પ્રકારની ઔપચારિકતાથી વેગળા રહેતા। તેઓ કદી પોતાના પદના કારણે પોતાના ઊંચા નહોતા માનતા। તેમની માન્યતા હતી કે તેઓ જનતાના શાસક નહીં પણ સેવક છે। આવી ભાવનાથી કામ કરવાને લીધે તે પોતાના મંત્રાલયમાં અને આખા દેશમાં પણ લોકપ્રિય બન્યા। આ જ લોકપ્રિયતાના પરિણામે પંડિત નેહરુના મૃત્યુ બાદ દેશ તેમને પ્રધાનમંત્રી રૂપે સ્વીકાર્યા। દેશના આ મહત્વપૂર્ણ પદે રહીને ફક્ત 19 મહિનાના નાના ગાળામાં તેમણે અનેક સફળતાઓ અને ભારે લોકપ્રિયતા મળી। શાસ્ત્રીજીના પોતાના ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ હતા, તેમાં કોઈ પણ જાતની ગૂંચવણો કે અસ્પષ્ટતા नहोता। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे तो जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तरह होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। तो तेओ अपना देशना अत्यंत महत्वपूर्ण पदों ए रह्या अने आ पदों पर रहवाथी स्वाभाविकपणे तेओ अधिकार संपन्न पण हता। તેમણે હંમેશા આત્મસંયમપૂર્વક કાર્ય લીધું
તથા અધિકારો કરતાં કર્તવ્યોને મહત્ત્વ આપ્યું. કદાચ એટલે જ શાસ્ત્રીજી આટલા બધા લોકપ્રિય થઈ શક્યા. શાસ્ત્રીજીએ અલીગઢ મુસ્લિમ વિશ્વવિદ્યાલય 19 ડિસેમ્બર 1964ના દીક્ષાંત સમારોહમાં વિદ્યાર્થીઓને સંબોધતા આ વિચાર વ્યક્ત કર્યો હતો કે આપણું ભવિષ્ય ધ્યેય ભલે ગમે તે હોય, આપમાંના દરેક એમ વિચારવું જોઈએ કે સૌથી પહેલાં આપ દેશના નાગરિક છો. એ આપને બંધારણ દ્વારા અધિકાર આપે છે, પણ તેની સાથે કેટલીક ફરજોની જવાબદારી પણ આવે છે જે સમજવી જોઈએ. આપણો દેશ પ્રજાતંત્ર છે જે વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા આપે છે, પણ આ સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ એક વ્યવસ્થિત સમાજના હિતમાં સ્વેચ્છાએ સ્વીકારેલા પ્રતિબંધો હેઠળ થવો જોઈએ. અધિકાર, કર્તવ્ય અને આત્મસંયમ વિશે અત્યંત અગત્યની વાત શાસ્ત્રીજીએ કહી હતી, જેને આજે યાદ રાખવાની જરૂર છે. તો તમે જોશો કે लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे. वे लोकप्रिय नेता थे. प्रधानमंत्री के पद पर वे केवल 19 महीने की ही रहे. इसी समय पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया. शास्त्री जी के नेतृत्व ने भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और विजय प्राप्त की. सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व को शक्तिशाली माना. इस पाठ में शास्त्री जी को सच्चा निष्काम कर्मयोगी बताया गया है. तो आपको भी देश के लिए ऐसा ही नेतृत्व और शक्तिशाली बनना है और एक कर्मयोगी बनना है. अब हम शब्दार्थ देखेंगे. दायित्व यानी जिम्मेदारी, निष्काम એટલે बिना फल की अपेक्षा, अनासक्त समर्पण यानी सोपान अर्पित होना, समन्वय यानी संयोग, निहित यानी भीतर रहा हुआ अंतर्गत, आस्था यानी श्रद्धा विश्वास, विरासत यानी उत्तराधिकारी आ वारसो गुजराती में, आह्वान यानी ललकार चुनौती, उन्मूल यानी जड़मूल से नष्ट करना, दक्षता એટલે નિપુણતા, तरजीह तो प्राधान्य, अग्रिमता, प्रदत्त એટલે दिया हुआ, निर्वाचित यानी चुना हुआ, दीक्षांत समारोह यानी विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव. तो आपको विद्यार्थी मित्र मैं होमवर्क देती हूँ, आपको होमवर्क करना है. महापुरुष के नाम और उनके सूत्रों की सूची बनाए. अपने रब बुक में महापुरुषों का नाम लिखना है और उन्हें जो भी सूत्र दिया है वो उनके सामने आपको ये सूत्र लिखना है.